चलो, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है एनएलपी के आज डे 2 में। और डे 2 में हम आज सीखने वाले हैं कोपिंग मैकेनिज्म के लिए कौन कौन से फ्रेम हैं जिसके आधार पे हम हमारे जीवन की सभी समस्याओं को हैंडल करते हैं। उनको किस तरह से हम देखते हैं, वो हमारा किस तरह का नजरिया है, कौन सा चश्मा हमने पहना हुआ है, वो सब हम आज जानेंगे। तो इसके 5 फ्रेम हैं। फ्रेम क्या है, यदि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो ये है आपका चश्मा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। आप किस नजरिए से दुनिया को देखते हो, वो नजरिया आपका कोपिंग मैकेनिज्म का एक फ्रेम होता है। एक स्टोरी यदि हम बोले इसमें, स्टोरी है इसकी कि भी एक व्यक्ति को ये बोला गया कि भी आप अगर सब सब जगह हरा हरा देख पाओगे, आपकी आंखों से हरा भरा दिखेगा, तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उस व्यक्ति ने किया क्या था, सारी चीजें हरी कर दी, अपने घर में पेंट हरा कर दिया, साड़ी हरी पहन, अपनी वाइफ को हरी साड़ी पहना दी, खुद भी हरी शर्ट पहन ली। तो सब कुछ हरा हरा कर दिया उसने। और वाकई उसका, क्योंकि उसको एक किसी ने, गुरु ने बताया था, तो उसने ये बात सारी फॉलो कर ली थी। फिर बाद में गुरु को बताता है जाकर के, गुरु जी मैंने सब कुछ हरा हरा कर दिया, आपने कहा था ना। तो गुरु ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई तुम चश्मा ही हरा पहन लेते, इतनी मेहनत की, यानी हरियाली देखने को बोला था तो तुमने क्या किया, सब कुछ हरा करने की बजाय चश्मा बदल लेते। इट मीन्स अपना जो नजरिया है उसको यदि हम बदल लेते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ चेंज आने लगता है। तो अब रियलिटी क्या है कि आपको वो फ्रेम, वो आपका नजरिया, आपका चश्मा, कि आप किस तरह से देखते हो, वो हमें समझना है। तो सबसे पहले जो एक फ्रेम है हमारा, वो है कोज एंड इफेक्ट फ्रेम। कोज एंड इफेक्ट, कोज एंड इफेक्ट फ्रेम, इस ये जो स्टेट है कोज एंड इफेक्ट फ्रेम, ये फ्रेम ऐसा है जिसमें आप एक प्रकार से विक्टिमहुड में रहते हो, वही ब्लेम गेम खेलते हो। कंप्लीटली ब्लेम फ्रेम है ये। कोई भी इफेक्ट आपके अंदर आ रहा है उसका कारण आप एक्सटर्नल किसी फैक्टर को मानते हो, एक्सटर्नल रीजन को ही मानते हो। मेरी लाइफ में आज कुछ खराब हुआ है तो मेरे किसी पार्टनर ने धोखा दे दिया, या कोई मेरा पैसा लेके भाग गया, या मैं करियर में आगे नहीं बढ़ रहा, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तो भी कोई और ही रीजन ढूंढते हो, खुद को उसमें आप प्रयास नहीं करते हो। तो वो कोज एंड इफेक्ट फ्रेम कहते हैं इसको। तो कोज एंड इफेक्ट का जो चश्मा आपने पहना है, उस चश्मे से जब आप चलते हो तो आप हर चीज में बाहर कारण ढूंढते रहते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, भाई बिजनेस कैसे करूंगा मैं, अब मैं जा नहीं पाऊंगा। तो ये बिजनेस का और बिल्ली का कोई आपस में वास्ता नहीं है, लेकिन हम इसी को मान लेते हैं। इस तरह से कई अंधविश्वास इसमें शुरू हो जाते हैं फिर। और दूसरा फ्रेम हमारा कौन सा था, रिजल्ट वर्सेस एक्सक्यूजेज। रिजल्ट और एक्सक्यूज, यानी रिजल्ट नहीं आया तो एक्सक्यूज देने लग जाते हैं हम। उसमें तो विक्टिम ही दूसरों को उस दोषी मानते रहते हैं, औरों को ही। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम ब्लेम तो नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे क्या, कंप्लेन करेंगे। इस फ्रेम के अंदर हम कंप्लेन करते हैं। और ये, इसको दूसरा भी हम कहें तो जस्टिफिकेशन फ्रेम भी कहेंगे इसको। हम कुछ काम नहीं कर पाए, जस्टिफाई करेंगे फिर उस चीज को बहाने लगा के, है। तो अब मतलब काफी दिन से कोई काम सोच रहे थे, हुआ नहीं, यानी जिम में जाना था, हेल्थ का ध्यान रखना था तो स्टार्ट नहीं किया, रिलेशनशिप में किसी ट्रिप पे जाना था तो उस पे नहीं गए, भाई ये बिजनेस स्टार्ट करना था, बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। तो ये जो भी काम है वो नहीं करेंगे। भी टारगेट रखा था कि मुझे तो 10 लाख कमाना है, तो वो नहीं कमा पाए। तो उसके बाद काम तो नहीं कर पाए, सभी एरियाज में जो जो काम सोचे थे वो नहीं किए। लेकिन फिर क्या किया, क्या जस्टिफिकेशन शुरू कर दिया, काम तो पूरे नहीं किए, क्या किया, भाई मैं जॉब में फंसा हुआ था, मैं कैसे बिजनेस कर सकता था, मैं कैसे जिम जा सकता था, मैं कैसे ये ट्रिप पे जा सकता था। तो इस तरह से बहानेबाजी, जिम जाने का बहाना लगा दे, मेरी तबीयत खराब थी, मैं कैसे जाता। तो एक्सक्यूज देने शुरू कर देते हैं। तो ये, और उसको जस्टिफाई भी करते हैं साथ के साथ, भी मेरे पास तो टाइम की कमी है, मेरे पास साधनों की कमी है। तो इस तरह से, और फिर कर, और
करते रहते हैं ऐसे लोग। अब मान होता ही क्या है कि जिम जाने के लिए 6 बजे का अलार्म लगाया और अलार्म को बंद करके सो गए, ठीक है। और फिर बार बार ऐसा ही करेंगे। बार बार जब भी मैसेज मतलब अलार्म बजेगा, अलार्म को बंद किया और सो गए। और जस्टिफिकेशन करेंगे, मैं रात को देर से सोया था, मैं तो काम कर रहा था, उठ नहीं पाया। फिर क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस, इसका ना दुष्परिणाम होते हैं इन सारी चीजों के। जो भी हम बहानेबाजी कर रहे हैं उसके भी दुष्परिणाम है, और जस्टिफिकेशन के भी दुष्परिणाम है। वो क्या है कि हमारा ब्रेन, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें एक मैसेज जाता है कि ये व्यक्ति प्लान करता है और काम नहीं करता, ये व्यक्ति प्लान करता है, काम नहीं करता। ब्रेन उस पैटर्न को फॉलो करता है। और ये जो प्लान करना और काम ना करना, ब्रेन फिर ऐसे ही प्रोग्राम हो जाता है। और बहुत सारी जगहों पर वो इसी तरह से करता है कि जब भी कोई काम करने लगेगा तो ब्रेन कहेगा ये कहता कहता करता नहीं है, और वो काम उससे फिर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है लाइफ में हम अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, काम को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही ये प्रोग्राम हुआ पड़ा है कि प्लान बनाएंगे, काम नहीं करेंगे। ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, वो ऐसा पैटर्न बना रहे होते हैं जो फिर काम नहीं कर पाते। तो जो मनोबल है वो, जैसे कि मोटिवेशन जो होता है वो एक लेवल तक ही काम करता है, एक लेवल तक ही प्रोसेस करता है। और उसके बाद जो है, अगर आप प्लान करो और काम ना करो तो फिर वो मोटिवेशन कोई काम का नहीं है। तो इस तरह से ये हमने कुछ दिन में बात की थी इसकी, रिजल्ट वर्सेज एक्सक्यूजेज की। तो या तो किसी काम को चाहो मत, हाँ, चाहो तो उसे पूरा चाहो तो करो। उसको पूरा करो, पूरा बस। करो। ये हमने सबने एक कंबाइन एक थॉट बनाया था कि या तो हम्म। किसी काम को चाहो मत, चाहो तो उसको पूरा करो। पूरा करो। अच्छा, अब आज के लिए हम जो है और आगे चलते हैं। हर इंसान का डिफरेंट एरियाज में, करियर में, हेल्थ में, इनर कॉन्शियसनेस में, ये चीजें हमारी जो लाइफ का एक हिस्सा है, उसमें जो हम पोजीशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो ट्रैक दिया गया है, ट्रैकर दिया गया नहीं, ऐसे भरना आपने, फ्रेम भरने हैं, तो उस तरह से हम्म। आपने भरना है ये सारी सिचुएशंस में। अब डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट स्टेट भी हो सकती हैं। आपकी हेल्थ एकदम अच्छी है पर फाइनेंस नहीं है अच्छा, आप उसमें नेगेटिव में जा रहे हो। आपका करियर बिल्कुल अच्छा है लेकिन हेल्थ एकदम नीचे आ गया है, बहुत सारी बीमारी हो रही हैं, ब्रीदिंग न्यू हो नंबर रही है। है। न्यू फ्रेम है ना? तीसरा नंबर का फ्रेम का नाम क्या तीसरा है? अभी नहीं आया, तीसरा अभी आएगा, अभी तो उसी की बातें चल रही है ओके। कितने और ये इस तरह से। अब इंडिया में तो क्या है कि भी रिलेशनशिप के मामले में तो ये मान लेते हैं कि भी ये तो ऐसे ही चलेगा। भाई हमारा तो करियर के मामले में भी, करियर भी भाई जो भगवान की मर्जी है जी वैसा ही होएगा। भले नुकसान हो रहा है, भले ही आपका मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी सोचते हो करियर में जहाँ पे थोड़ा पैसा मिल रहा है, कई लोग पूरी पूरी उम्र वो 10-20 हजार की नौकरी में निकाल देते हैं। वो क्या सोच के निकाल देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सेफ्टी तो है ना, कम से कम लगातार मिल तो रहा है ना, छोटा है बेशक से, उसी में फिर वो सारी उम्र एक्सेप्ट करके चलते रहते हैं। तो इनर एनवायरनमेंट भी अच्छा चलना जरूरी है, ये भी समझने की बात है। पैसा ही नहीं है, सारी साइड को हमें कंसीडर करना है। तो आपकी लाइफ में जो विक्टिमहुड अवेयरनेस, सरेंडर, अवेकनिंग स्टेज है, वो भी बहुत सारी चीजें उसमें इफेक्ट होती हैं। तो हमारा जो सेकंड, जो हमने बात की थी, अचीवर कॉन्शियसनेस की बात की थी, यूनिटी कॉन्शियसनेस की बात की थी, कॉज एंड इफेक्ट फ्रेम अभी अभी हमने बात की, रिजल्ट वर्सेस एक्सक्यूजेज की बात की हमने। तो उसके बाद तीसरा फ्रेम आज हम बात कर रहे हैं, बॉडी एंड माइंड आर वन। बॉडी एंड माइंड आर वन, ये भी एक फ्रेम है। ये जो फ्रेम है, ये आपकी हेल्थ में बड़ा काम करता है। हेल्थ वालों के लिए ज्यादा काम आता है ये। जब भी आप अपनी बॉडी को लेकर कोई चेंज लेकर के आएंगे, तो वो चेंज आपके इमोशन और माइंड में भी आएगा। जब बॉडी में चेंज आएगा तो आपके माइंड में, आपके इमोशंस में भी चेंज आएगा। आपके मोशंस क्रिएट इमोशन, ये समझ लो, योर वहां पर आ रही मोशंस, हूँ क्या? हाँ, तो कितने योर बजे की थी इमोशंस तुम्हारी क्रिएट फ्लाइट? इमोशंस। मंडे की, दोपहर की? आपके मोशन तो इमोशन सुबह ही कर निकलोगी रहे यहाँ से? हैं। चलो तो ठीक आपकी है। भाई कौन है? शाम को निकली। शिवानी जी, स्वाति।
आपकी माइक शिवानी ऑफ शिवानी है। स्वाति अंजलि, स्वाति मुझे है। लगा तुम बोली ना, तो हाँ फिर आपकी अच्छा, माई हम तो बोल माइक ही ऑन है। जाएंगे तब तक। हाँ, माइक में ऑफ करते हैं। हम्म। मैम इसका नाम बताएंगे आप दोबारा से, हाँ, तीसरे वाले? दोबारा बता दे। बॉडी एंड माइंड आर वन। बॉडी एंड माइंड आर वन, यानी बॉडी जैसा बॉडी में प्रभाव है वो माइंड में भी आएगा। बॉडी आपकी जैसी है तो माइंड जरूर उसको इमोशन क्रिएट करेगा। आपके उसका जो भी विचार है वो उससे प्रभावित होते हैं। तो जब आप डाउन जाते हो या अप जाते हो, बॉडी में कोई चेंज आता है तो माइंड में भी चेंज आता ही आता है। इसके लिए एक बात फिर ये होती है कि फिर पैटर्न ब्रेकिंग, एक पैटर्न ब्रेकिंग है, एनएलपी का एक पार्ट है, इसकी भी हम स्टडी करेंगे। पैटर्न ब्रेकिंग क्या है? हर इंसान एक लेवल पे सोचता है। जैसे कि किसी कपल का ब्रेकअप हो गया, एक लड़का है बहुत नेगेटिव माइंड लेके बैठा है, दोस्त लोग, फिर उसका दोस्त क्या कहेंगे उसको, बहुत ही मान लो उदास होके कोई भी बैठा हुआ है, कोई भी कारण हो सकता है, तो दोस्त क्या कहेंगे, चल वे चल बाहर घूम घूम के आते हैं। तो ये क्या किया, उसका पैटर्न ब्रेक किया, क्योंकि उसकी बॉडी जो थी वो बार बार सोच करके उदास होकर के बैठ गई, बिल्कुल इनएक्टिव होकर बैठ गई। तो लोगों ने उसको, उसकी बॉडी में चेंज लाने के लिए दोस्तों ने अननोइंगली, यानी ये एनएलपी में तो ये चीज बारीकी से पढ़ाई जा रही है, लेकिन अननोइंगली भी हम दूसरे किसी बंदे का पैटर्न ब्रेक करते हैं ताकि उसका फिजियोलॉजी में चेंज आए, तो उसके माइंड में भी चेंज आए। तो वो उसको दोस्त उसके बाहर ले जाते हैं, पैटर्न को ब्रेक करते हैं, और तब फिर पैटर्न ब्रेक होने से उसके इमोशंस में भी चेंज आता है, बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। तो जब आप माइंड में कोई चेंज लाओगे तो बॉडी में चेंज आएगा, तो बॉडी में चेंज लाते हो तो माइंड में, माइंड में आता है तो बॉडी में। ये एक फैक्ट है। हर थॉट की कोई ना कोई पावर होती है। जैसे कि ये भी एक डीएनए स्टडी चल रही है कि आपका डीएनए जैसे काम करता है, डीएनए की प्रोग्रामिंग कैसे हो रही है, बहुत सारी कंपनी इस पर काम करती हैं। ये देखा गया है कि जो आपकी जो सेल्स हैं कंटिन्यूअसली आपकी वाइब्रेशन को सुन रही हैं। एक एक सेल, हमारे शरीर में असंख्य सेल है, देखो बताइए आपको, बॉडी की जो रचना है उसमें कितनी सारी, जिसकी गिनती है ही नहीं, इतनी सारी सेल हैं, और वो सारी की सारी सेल आपकी वाइब्रेशन को सुन रही होती हैं, आप में चेंज ला रही होती है। आपका सेल, ह्यूमन बॉडी, ये सब प्रोग्राम्ड है इस चीज के लिए। आपके अंदर डेथ का भी प्रोग्राम है, आपके अंदर लाइफ का भी प्रोग्राम है, वो ही सब होता है। जैसे कि रोबोट में हम कोई प्रोग्रामिंग कर देते हैं, तो रोबोट में जैसी प्रोग्रामिंग करती है वो वैसा ही काम करेगा, उससे ज्यादा वो काम करेगा ही नहीं। ऐसा ही ह्यूमन बॉडी का भी सेल है जिसकी प्रोग्रामिंग है, लाइफ डेथ सबकी प्रोग्रामिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को कंज्यूम करके लाइफ को जी रहे होते हैं, अपनी ही लाइफ को कंज्यूम करके लाइफ को जी रहे होते हैं। अगर मैं ब्रीदिंग कर रही हूं तो एक ब्रीथ को छोड़ करके ही दूसरी ब्रीथ हो रही है, एक सांस जब तक छोड़ूंगे नहीं दूसरा सांस नहीं आ सकता। तो सेम टाइम हम ऐसा करते हैं, जो हमारा थॉट है लाइफ को जो सपोर्ट करना चाहिए वो लाइफ के अगेंस्ट में चला जाता है। यदि बॉडी में बॉडी का कोई अलग भाव है तो माइंड में भी वो फिर वैसा ही हो जाता है। आपका थॉट आपकी लाइफ को सपोर्ट करता है, डेथ को भी को भी सपोर्ट कर सकता है। तो हमारे लाइफ में तीन लेवल पे प्रॉब्लम आती है, तीन ही मेन लेवल हैं जिन पे प्रॉब्लम आती है, और वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये तीन लेवल, इन्हीं तीन लेवल में पेन होता है। पास्ट खराब है तो प्रेजेंट में भी एम्पावरमेंट नहीं है, अगर पास्ट खराब है। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, फ्यूचर में कोई डार्कनेस नजर आ रही है, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। किसी को अपना फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है, फ्यूचर आया नहीं है लेकिन वो फ्यूचर सोच सोच के चिंतित हो रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उस डिजायर्ड स्टेट की बनाते हैं लोग, कि भी आगे क्या होगा। तो हम अपनी लाइफ को क्यों जी रहे हैं, आज हम यहाँ पर ये कोर्स करने आए हैं, पढ़ने आए हैं, इसके पीछे सिंगल कारण है कि हम अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हैं। एक ही कारण है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं हमारे आगे के जीवन को अच्छा बनाने के लिए करते होते हैं। तो जो भी स्ट्रगल करते हैं, जिस भी प्रकार का हम कार्य करते हैं, वो क्यों, क्योंकि फ्यूचर अच्छा हो जाए, तो इसलिए हम करते रहते हैं।
नहीं तो इंसान क्या है, गिव अप कर देता है। अगर उसको फ्यूचर में कुछ दिख नहीं रहा तो वो गिव अप करके बैठ जाएगा। तो आज आज जो भी इंसान जिंदा है और जो भी कुछ कर रहा है, वो फ्यूचर को लेकर के एश्योर्ड है, कुछ करेगा। जब तक आपको आपका फ्यूचर दिख रहा है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो बॉडी और माइंड में जो सपोर्टिव थॉट है कि मैं ठीक कर लूंगा, इस होप है उसको, तो वो करता रहता है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फ्यूचर दिखना बंद हो जाता है, उनको होप नहीं रहती है। हेल्थ वाइज भी बात हो सकती है कि किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गई तो गिव अप कर दिया। या देखो, चारों सारे एरिया चलेंगे साथ साथ, हर चीज में वो उनको देखेंगे हम। हेल्थ वाले मामले में किसी को बड़ी बीमारी लग गई तो उसको फ्यूचर दिखेगा भी, अब पता नहीं है कि नहीं, तो वो भी गिव अप कर देता है। दूसरा, यदि रिलेशनशिप में कोई लंबे समय से कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है, तो उसमें भी फिर फ्यूचर डार्क लगने लगता है। बिजनेस के मामले में कोई बिजनेस करना चाह रहा था बचपन से, वो हो नहीं पाया या होकर के फिर डाउन चला गया, तो ये भी फ्यूचर डार्कनेस में चला गया। इसी प्रकार मान लो कोई पैसे के मामले में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो फ्यूचर डार्कनेस में चला गया। तो ऐसे मामलों में एक एग्जिट मोड ऑन हो जाता है। जब आदमी सब तरह से कोई नुकसान में जाता है तो फ्यूचर डार्क हो गया। बस जिस दिन इंसान को फ्यूचर डार्क दिखने लग गया, तभी उसका एग्जिट मोड ऑन हो गया। बस वो दुनिया से एग्जिट करने की, सोचने की, एग्जिट होने की बातें सोचने लगता है। अब उसका बॉडी और माइंड में लाइफ सपोर्टिंग थॉट नहीं आते। अब वो बहकी बहकी बातें करेगा, क्या रखा है दुनिया में, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, सब मोह माया। तो ये विचार कब आते हैं, जब उसको फ्यूचर डार्क दिखता है। और नेगेटिव थॉट बिल्कुल ऐसे ही रिफ्लेक्ट होते जाते हैं। तो फिर हम सोचते हैं उस व्यक्ति का इस समय ध्यान रखने की जरूरत होती है, ये सब क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको फ्यूचर डार्क दिखने लग गया है। ऐसे मामलों में कई बार तो लोग सीधा ही एग्जिट कर जाते हैं, यानी कि सुसाइड कर जाते हैं लोग, सीधा एग्जिट मार गए। तो अब क्योंकि एनएलपी जब प्रैक्टिस में आते हैं तो इस चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं कि क्यों एग्जिट कर गया ये, क्यों सुसाइड कर गया। तो एग्जिट तो कर दिया, तो कर दिया वो तो चलो, एक उसने अपने आप को खत्म ही कर लिया, क्योंकि डेथ के लिए भी हमारा ये बॉडी डिजाइन है। बस जन्म जन्म के लिए डिजाइन है, जीवन के लिए डिजाइन है, तो डेथ के लिए भी डिजाइन है। वो तो हो गया तो हो गया, लेकिन अगर नहीं हुआ तो और ज्यादा खतरनाक है। अगर उसका एग्जिट मोड ऑन है और एग्जिट हुआ नहीं है, तो और ज्यादा खतरनाक है। उसकी माइंड और बॉडी डार्कनेस में आ गया, दुख में आ गए, करुणा में आ गए, उसकी लाइफ में बहुत गंदा हो रहा है। उसका परिवार में अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस में अच्छा नहीं चल रहा है, लाइफ में कोई बातें अच्छी नहीं चल रही हैं। तो उसका जो बॉडी माइंड, जो नेगेटिव एनर्जी जो बन रही है, उससे जो उसके अंदर जो शेप बन रही है, वो शेप हो सकती है उसमें कोई बीमारी बना दे, कैंसर बना दे, हार्ट अटैक बना, कुछ भी बीमारी आ सकती है। जिंदगी में ऐसे लगेगा व्यक्ति ऐसे ही मर गया, लेकिन वैसे नहीं मरा। उसके विचारों की वजह से उसकी शरीर में बीमारियों को शेप मिल रहा था, और वो जीवन से एग्जिट कर जाता है। कई बार अचानक हार्ट अटैक आता है, हम लोग सोचते हैं कि क्या हुआ अचानक, अब तक तो ठीक था बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर कई दिनों से जो ऑटो इम्यून सिस्टम था डैमेज हो चुका था, कई दिनों से बीमारी उसके अंदर शेप ले रही थी। तो इसी वजह से वो अचानक एकदम से एग्जिट हो गया। तो अ, ऐसे ही जैसे अब उस दिन आपने एक एक्सपीरियंस किया था नींबू का, याद है सभी को, किया था ना, कि आपने आंखें बंद करके ऐसा इमेजिन किया, विजुअलाइज किया था कि आप फ्रिज के पास गए, नींबू को निचोड़ा जीभ के ऊपर, तो खट्टा आपको सलाइवा फील हुआ, है ना। यानी अब वास्तव में नहीं किया था, रियलिटी में नहीं किया था, लेकिन उसको सिर्फ इमेजिन ही किया था, विजुअलाइज ही किया था, और आपको खट्टा फील हुआ, सलाइवा निकला। तो बिना लेमन के भी सलाइवा निकल सकता है, बिना किसी चीज के। अगर अगर बिना लेमन के भी सलाइवा निकल सकता है, तो क्या बिना किसी चीज के सिर्फ इमेजिनेशन से जहर भी निकल सकता है क्या। एक एग्जाम्पल वो भी सुना था हमने।
कि इमेजिनेशन से ही उस जो क्राइम की पनिशमेंट मिल रही थी किसी इंसान को जेल में, उसको सांप से नहीं कटवाया था, सिर्फ सेफ्टी पिन लगाई गई थी, उसकी चुभोई गई थी, और उसके अंदर सांप का जहर पाया गया था। क्योंकि 2 दिन पहले उसको ये मैसेज दे दिया गया था कि तुझे सांप से कटवाया जाएगा, तेरी डेथ जो है सांप के काटने से करवाई जाएगी। बार बार सांपों की फोटो उसके सामने लाई जा रही थी। तो वो सांपों की फोटो देख देख करके उसके दिल में पूरा ये हो गया, डर बैठ गया था कि बस अब तूने तो सांप से मरना ही है। उसके आंखों में पट्टी बांध के 2 सेफ्टी पिन चुभोई गई, फिर वो मर गया तुरंत। और बाद में जब उसका जांच की गई तो उसके शरीर में सांप का जहर पाया गया। तो यानी हम ये जो पेन में जो रहते हैं, लगातार एक थोट में जो रहते हैं, दर्द के पेन में, तो उससे क्या है कि बीमारी अंदर एक शेप लेती है, और इस तरह से फिर वो कोई न कोई बीमारी से वो फिर ग्रस्त ग्रस्त हो जाते हैं। तो उनका दुख जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। तो ये विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन या फेक इमेजिनेशन, ये इस तरह से काम कर रही होती हैं। अब कोई जो, जैसे बच्चा है कोई भी, मान लो और एग्जांपल हम लेते हैं, यानी बॉडी और माइंड आर वन, हम ये पढ़ रहे हैं ना, बॉडी माइंड एंड आर वन। यानी बॉडी जो है, बॉडी में जो कुछ हो रहा है वो माइंड में रिफ्लेक्शन हो रहा है, माइंड में यदि कोई थॉट आ रहा है तो बॉडी में रिफ्लेक्शन हो रहा है। हमें इस चीज को समझना है कि इन दोनों का कैसे हम ध्यान रखें कि वो सही दिशा में जाए। ये हमारा, ये अब इसको सीखने के बाद यही तो फर्ज बनेगा कि हम इसका ध्यान रखें। भाई माइंड में अगर थॉट खराब आया तो बॉडी में कहीं ना कहीं कोई गांठ बनेगी भाई, कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो अब जैसे बॉडी माइंड का एक स्वभाव बन जाता है, शुरू से एक पैटर्न बन जाता है। जैसे कोई बच्चा बचपन से नॉन वेज खा रहा है तो बड़ा होके भी नॉन वेज खाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर में वो बैक्टीरिया है जो उसको हजम कर लेगा। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, जैन परिवार का है या और भी जो वेजिटेरियन है, जिन्होंने कभी हाथ ही नहीं लगाया नॉन वेज को, यदि उनको गलती से अगर मान लो वो खा लिया, कहीं ऐसी जगह आ गई कि उसके मुंह में वो चला गया, तो वो तो उल्टी करते करते पागल हो जाएगा, क्योंकि वो तो बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगा किसी भी तरीके से, क्योंकि उसकी बॉडी को तो वो आदत ही नहीं है। तो एक चीज मतलब इस तरह से काम करती है, दूसरे को वो नहीं भी करती है। तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन काम कर रही होती है। जैसे हम जो जो भी हम कोचिंग ले रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, तो एक ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में आता है, बॉडी माइंड आर वन। ये विजुअलाइजेशन इस तरह से ही काम करता है। तो अब जैसे कोई भी लेमन की बात का एग्जांपल ही जैसे है, तो उससे क्या हुआ, हमारे अंदर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा होते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे शरीर में होते हैं, जिसके थ्रू केमिकल रिएक्शन होता है और फिजियोलॉजिकल चेंज आता है फिर उससे। यानी हमारे अंदर में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हुए, इम्पल्स से केमिकल रिएक्शन हुआ और सलाइवा निकला। इसी तरह से जब विजुअलाइजेशन करते हैं, जब किसी भी चीज को हम सोचते हैं, उसके इमेजिनेशन करते हैं, तो बहुत सारी रेज हमारे अंदर से निकलती हैं उस काम को करने के लिए। तो कोई भी ट्रेनर जो कमांड करते हैं, दैट इज क्रिएटिंग सम इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। विजुअलाइजेशन के लिए जो गाइडेड मेडिटेशन हो रहा होता है, या उसमें जो भी कमांड मिल रही होती है, उससे क्या होता है, हमारे अंदर एक इम्पल्स पैदा हो रहे होते हैं, जो गुड हार्मोन्स निकलते हैं, जो बहुत सी अच्छी फीलिंग ला करके अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। विजुअलाइजेशन के इस तरह के लाभ हैं कि हम अपने अंदर सोच करके अच्छे हार्मोन्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। हार्मोन्स इतना ज्यादा काम करती है, बॉडी माइंड और वन। कोई कहता है कि विजुअलाइजेशन से रिजल्ट मिलता है, आपके इंटरनल में फिजियोलॉजी में चेंज हो रहा है। कोई कहता है कि लॉजिकल ब्रेन से काम अच्छे होते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन इसलिए नहीं काम होता कि लॉजिकल ब्रेन को ऐसा बोला है। आपका जो ब्रेन है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपका ब्रेन इसके बारे में सोचने लगता है, भले ही आप लॉजिकल समझो ना समझो, पर बॉडी माइंड जो है वो एक जैसा समझने लगता है। तो जब आप लॉजिकली समझा देते हो और जब प्रैक्टिस करते हो तो ब्रेन उसको फिर करता है, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस पैदा होते हैं, और फिर वो उसी तरह के केमिकल सीक्रेट होते हैं, जैसे कि न्यूरो के थ्रू आपके अंदर फिर वो चेंजेस आने लगते हैं।
बैठे बैठे जो सलाइवा निकाल सकते हैं, या बैठे बैठे, मान लो यहाँ बैठे बैठे ही हम नींबू की कल्पना करके ही सलाइवा निकाल सकते हैं, तो क्या हम यहीं बैठे बैठे विजुअलाइजेशन करके क्या दुबई के किसी होटल का, या दुबई या कहीं बीच के वातावरण का आनंद नहीं ले सकते क्या? हम आंखें बंद करके बैठे और ये कल्पना करें कि बीच के किनारे पे बैठे हैं, बड़ी ठंडी हवा चले, तो वो फीलिंग भी तो आ सकती है। कहीं बैठे हम भोजन का आनंद भी तो ले सकते हैं, कहीं बैठे हम जूस भी तो पी सकते हैं। तो इस तरह से हम वो फीलिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी माइंड आर वन। तो बॉडी हमारी ये केमिकल फैक्ट्री है। हमेशा हमारी बॉडी में बहुत सारा केमिकल बनता रहता है। हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो जो फीलिंग हम अच्छी या बुरी करते हैं, वो हाँ। मैम हाँ हाँ, बोलो। मैम उसी चीज की अपने को विजुअलाइजेशन होती है जो चीज हम पहले कर चुके होते हैं या जिसका एक्सपीरियंस हमने ले लिया होता है ना। हम्म। ऐसा होता है ना। अभी किनारे का जैसा एक्सपीरियंस किसी ने नहीं लिया है हाँ, समुद्र के किनारे का, तो वो विजुलाइज नहीं कर पाएगा ना। ऐसा पूछ रही हूँ। बस उसको फिर जैसे जैसे वो सुन सुन के करेगा, फिर उसको बताया जाएगा कि ऐसे भाई समुद्र है, नदी है, कहीं ना कहीं सीन, आजकल तो लोगों ने सीन में देखा ही होगा, कहीं ना कहीं मूवीज में नहीं, देख लेते हैं, कोई है, कोई वीडियोज में देख लेते हैं, तो इस तरह से उनको सीन पता लग सकता है। तो बाकी गाइड करते करते भी कुछ ना कुछ कल्पनाएं हो सकती हैं। हाँ नहीं वो है, पर वही पूछ रही थी कि हाँ, अब जिस जिसने पहले देखा वो बहुत जल्दी उसको सिंक्रोनाइज कर लेता है। हाँ, और जो फीलिंग्स हैं वो हमारी हार्मोन्स को क्रिएट कर रही होती हैं। तो इसमें देखो, कई हार्मोन जो इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं उनसे भी बड़े चेंज आते हैं। अब अब कई हार्मोन्स हैं, उनके नाम तो मुझे एग्जैक्टली सबका नहीं पता, कोई डोपामाइन है, कोई एंड्रोफिन है, कोई सेरोटोनिन है। इनके जो रोल हैं वो क्या है कि भी ये गुड हार्मोन्स हैं, अच्छे मूड चेंज करने, अच्छे चेंज करने वाले हार्मोन्स हैं। मान लीजिए किसी के घर में बहुत ज्यादा दुर्घटना हो गई है, रो रो के ही बुरा हाल हो गया है, बेहोश ही नहीं आ रहा है, कोई ज्यादा ही प्रभावित है उस दुख से, तो कई बार उसको वो हार्मोन दे दिए जाते हैं, वो रिलैक्स स्टेट में जा करके, और उसका वो चेंज होता है फिर, कि उसके प्रकार के हार्मोन उसके अंदर रिलीज होने लग गए, उसकी मानसिक स्थिति बदल गई, मानसिक बदल गई तो शारीरिक बदल गई। तो फिजियोलॉजी भी और माइंड भी दोनों सेम है, और इस तरह से। हम साइकोलॉजी के ये जो होते हैं ना, साइकोलॉजी वाले मनोचिकित्सक जो होते हैं ना, हाँ 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 वो टैबलेट्स दे के, इसी प्रकार की टैबलेट दे हाँ के हाँ, ही ट्रीटमेंट बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। वो यही करते हैं जो ज्यादा डिप्रेशन में है, जिसको बार बार, डिप्रेशन वाले बंदे के साथ ये होता है ना, बार बार उसको रोना आता रहता है, सैड थॉट्स आते रहते हैं, वो अपने जीवन के प्रति बहुत उदास हो चुका होता है। तो ऐसे बंदे का फिर वो थॉट प्रोसेस, हार्मोन चेंज करना पड़ेगा। उसके अंदर कोई हाँ एक ऐसा हार्मोन बनने लग गया जिस वजह से वो बार बार डाउन में जा रहा है। तो वो हार्मोनल चेंज होएगा, तो उसके अंदर वो चेंज आना शुरू हो जाएगा, हैप्पी हार्मोन्स। अब ये हार्मोन की भी स्टडी करना बड़ा जरूरी है, बड़ा नॉलेज इससे भी मिलता है कि कौन से हार्मोन से ऐसा हो रहा है। तो वो, संदीप त्रिवेदी का अच्छा इसके ऊपर पूरा एक उन्होंने सेशन बनाया हुआ है। हाँ सुना है मैंने। वो बहुत अच्छा जरूरी है। बनाया ना। हम्म। तो जैसे किसी को नींद नहीं आ रही है, तो उनको फिर वो हार्मोन ऐसे दिए जाते हैं कि उनको सो जाए, वो सो जाए तो रिलैक्स हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेट में वो आ जाते हैं, जो ब्रेन है जो हमारे अंदर की चीजें लिए करते हैं, हम बहुत से डिफरेंट मोड में चले जाते हैं। तो कुछ ऐसे ये हार्मोनल थेरेपी हैं जो ऐसे करके उसके माइंड को चेंज कर देते हैं, ताकि उसके बॉडी में चेंज आ जाए, लोगों के अंदर नेचुरल वे से। अच्छा, फिर ये क्योंकि ज्यादा लेना हानिकारक होता है इनका, फिर यदि कोई ये कहे तो फिर तो ये अच्छी चीज है, इनको लेते रहना चाहिए। कि जीवन में कहीं भी उदासी आए, कुछ भी आए, अगर बार बार यही ही लेने की जरूरत पड़ जाएगी, तो फिर क्या होगा? फिर जो नेचुरली जो प्रोडक्शन है ना हार्मोन्स की, वो फिर नहीं होएगी, फिर आदत ऐसी बन जाएगी कि वो ड्रग से ही होगी। तो इसलिए इन चीजों का लगातार लेना हानिकारक है, क्योंकि हमारा नेचर जो प्रोड्यूस करता है वो फिर कम हो जाता है। नेचर, बॉडी का भी तो नेचर है ना, कि वो ऐसे ऐसे हार्मोन्स को बनाता रहता है। तो अब अगर हम बाह्य किसी चीज से ये चीजों को लेने पड़ जाएं, तो फिर वो हम्म। बहुत नुकसान कर सकता है शरीर को। तो हमारे बॉडी और शरीर को समझ करके हमें ही उसको नेचुरली ठीक करने की कोशिश करनी है। अगर मानसिकता में कुछ गड़बड़ है तो बॉडी नेचर को चेंज करेंगे तो वहां चेंज हो जाएगा।
अगर कोई समझ गया बॉडी में कोई गड़बड़ है, माइंड को चेंज करेंगे तो बॉडी में ठीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे इच्छा शक्ति, अब इच्छा शक्ति से शरीर में बीमारी ठीक होने लगती है। तो हैबिट और रिपीटिशन से पैटर्न बन जाते हैं। ये हैबिट बनानी होती है, अंडरस्टैंडिंग से नया पैटर्न बनता है। तो ज्यादातर लोग एक्चुअल पेन में नहीं है। अगर अभी देखें इस चीज को समझे कि ज्यादातर लोग क्या है, इमेजिनरी पेन में है। तो इमेजिनरी पेन में आ जाते हैं। अब जैसे इमेजिनरी पेन में कैसे, जैसे हम लोगों में ये अक्सर ये अनुभव किया होगा कि कोई परिवार में से कोई बंदा बाहर है, बच्चा है या पारिवारिक कोई बंदा, तो हम क्या सोचते हैं कि उसको 10 बजे तक जैसे आ जाना था, वो नहीं आया, तो इमेजिनरी पेन आ जाता है ना उसको सोच के, है नेगेटिव सोच के। और फिर आ जाते हैं, जब वो बाद में आते हैं तो घर आके सबको ठीक देखते हैं, सब कुछ ठीक होता है। तो इस तरह से इमेजिनरी पेन से भी कई बार इस तरह की हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि हम डरते हैं, जबकि डरने की कोई बात होती नहीं इतनी ज्यादा। हमारे दिमाग पे वो डर इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है कि फिर हम उस काम को कर ही नहीं पाते हैं ना। अब बिजनेस में कोई एक बार लॉस हो गया तो डर बैठ गया, भाई बिजनेस तो बहुत ही खतरनाक चीज है, करना ही नहीं है। तो वो डर भी तो फिर हमारे लिए बहुत नुकसान कर जाता है। फिर डर हमेशा पीछे खींचेगा, आपको उस इवेंट को वहीं पे खत्म करवा देगा। तो एक टाइम के लिए बस खत्म, कब कब खत्म ही कर देता है। हर बार ही वो सोचते हैं कि हर बार ही मेरे साथ ऐसा होगा। एक किसी घटना से कोई बात दिमाग में बिठा ली और ऐसा डर बिठा लिया, पैटर्न को पकड़ के फंस जाते हैं उसके अंदर, और उस काम को करने से डरने लग जाते हैं। तो ये सारा हमने जो आज अभी देखा, तो क्या देखा इसमें कि बॉडी माइंड आर वन। किस तरह से हम फिजियोलॉजी को चेंज करेंगे तो माइंड चेंज होगा, और माइंड को चेंज करेंगे तो फिजियोलॉजी चेंज होगा। जैसे बाबा रामदेव क्या कहते हैं, योगा कराते हो तो आप योगा में हो, कहते हैं कि भाई अगर मेंटली थक जाओ तो फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, फिजिकल एक्सरसाइज से थक जाओ तो प्राणायाम कर लो, तो रिलैक्स मिल जाता है दोनों तरफ से। हम्म। अब आता है अगला फ्रेम। अगला फ्रेम है परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। इस फ्रेम को कहाँ यूज करते हैं, जब रिलेशनशिप में यदि ऐसे पर्सन है जिनको बहुत जल्दी हर्ट फील हो जाता है, अगर उनका आपका रिएक्टिव माइंड है, मतलब ऐसों से डील करना है जहां पर आपकी बातों का बुरा लगता है, तो इस केस में इस फ्रेम को यूज करना है। हेल्थ का फ्रेम था बॉडी माइंड आर वन। भाई घुटने में दर्द है, बैठे हैं, हील कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, हमारी सारी हीलिंग जो है काम कर रही है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होंगे और घुटना ठीक होने लगेगा। यानी वो हीलिंग में भी देखो काम आती है चीजें। हम क्यों कहते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि वहां पे वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर क्रिएट होते हैं और वो ठीक होने लगता है। तो बॉडी माइंड आर वन में तो इस तरह से काम आती है। तो मान लीजिए कोई डिप्रेशन वाली बात आ गई है, माइंड के थ्रू बॉडी को ठीक कर सकते हैं। और डिप्रेशन फील हो रहा है तो मान लीजिए कोई डांस क्लास में चले गए, किसी क्लब में चले गए, कहीं घूमने चले गए, हिल स्टेशन पे चले गए, तो डिप्रेशन वहां पे कम हो सकता है। तो बॉडी माइंड जो है वहां पे रिलैक्स हो सकता है। तो अब प्रोजेक्शन में ये है कि जो जो हम ना, परसेप्शन इज प्रोजेक्शन, यानी जो हम परसीव करते हैं जैसे संसार को, वैसा ही हम प्रोजेक्ट करते हैं। हमें फिर वही अच्छा लगता है जो जो हम परसीव करें, जो हमने परसेप्शन बना रखी है। जैसे जैसे हिंदू कहेंगे भी हिंदू ज्यादा अच्छे हैं, मुस्लिम कहेंगे मुस्लिम ज्यादा अच्छे हैं, हिंदू सिख कहेंगे कि वो ज्यादा अच्छे हैं, ईसाई कहेंगे ईसाई ज्यादा अच्छे हैं। तो उनकी परसेप्शन है, वो वही अपना प्रोजेक्ट करते हैं फिर। तो इसमें भी कोई रियलिटी नहीं है, ये परसेप्शन होती है। अब जैसे कि दो दुनी, दो दुनी कितने होते हैं, चार, सभी चार बोलेंगे ना इसको। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग भी जवाब देते हैं। मान लीजिए जो गॉड का परसेप्शन है, गॉड कोई किसी धर्म वाले को
को कहते हैं गॉड, कोई अल्लाह को मानते हैं तो कोई ईशा को मानते हैं तो कोई अमर देवी देवताओं को मानते हैं। तो ये उनका परसेप्शन उसमें अलग अलग हिसाब से हो जाता है। तो गॉड को लेकर के परसेप्शन अलग है, कंट्राडिक्टरी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो इस चीज को जो है टेक्निकली हम समझ जाएंगे तो ह्यूमन बीइंग जो है हमेशा ही अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ को छोड़ना नहीं चाहता। जो उसका पहले से बिलीफ बना हुआ है, जो उसकी परसेप्शन बनी हुई है, वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। जैसे कास्टिज्म है, गांव में आज भी है, तो कास्टिज्म को भी नहीं छोड़ना चाहते। अब माइंड का जो पिक्चर है जैसे बनी हुई है कोई भी, तो उसको जल्दी से छोड़ना नहीं चाहते। जैसे मणिपुर में इधर जो साउथ की तरफ जो है उनका बॉडी का रंग रूप अलग होता है, इधर पंजाब की तरफ अलग होता है, केरला में जाओ अलग होता है, निग्रोज को देखो वो अलग होते हैं। तो ये सब अलग अलग हैं, और वो अपनी ही कम्युनिटी में एक दूसरे में सुंदर, और वो कह सकते हैं आराम से, वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरा कोई देखेगा तो वो उनको उनके ऊपर कमेंट कर सकता है। जैसे कोई निग्रो को देखे तो उनके रंग रूप को देख करके हमारे जो गोरे प्रकृति के लोग हैं वो उनको कह सकते हैं कि ये तो बदसूरत है, कह सकते हैं। उनकी परसेप्शन ऐसी हो गई है। लेकिन निग्रो निग्रो को देख के तो नहीं कहेगा। परसेप्शन तो अलग अलग हो सकती है उनकी, जैसी परसेप्शन है वैसी प्रोजेक्टिंग है, जैसा बिलीफ सिस्टम है वैसी प्रोजेक्शन होती है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि फॉरेनर्स आर ब्यूटीफुल। तो जो जिस बेस पे प्रोजेक्ट परसेप्ट करता है उसी तरह से प्रोजेक्शन। मेरा परसेप्शन मेरी इमेज में जैसा बना रखा है, मेरी परसेप्शन वैसी हो जाती है, और मैं वैसा ही फिर प्रोजेक्ट करती हूँ। तो अच्छा, जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं फुल मून सेलिब्रेशन, फुल मून का कहीं पूर्णिमा मनाते हैं या फुल मून की मेडिटेशन करते हैं, तो ये भी एक परसेप्शन ही है। ऐसे देखा जाए तो ये भी एक परसेप्शन है, क्योंकि मून का साइज कब छोटा बड़ा हो रहा है? मून तो उतना ही है, हमेशा ही उतना है, हमेशा ही फुल मून है वो तो आधा कभी भी नहीं होता। हाँ, हमारे से छुप जाता है तो हमें आधा दिखता है, ये परसेप्शन है हमारी। तो लेकिन इसमें भी परसेप्शन के हिसाब से सेलिब्रेशंस बदलते रहते हैं। तो आपके ब्रेन में बहुत सारी मान्यताएं ऐसी बनी हुई हैं। तो ये सारी लड़ाई परसेप्शन की है, जैसी परसेप्शन वैसी प्रोजेक्शन। तो इसमें जो है रियलिटी कम है और परसेप्शन ज्यादा है। और ये उसी वजह से जो है एक जो पॉलिटिक्स के लोग हैं वो अब प्रभाव भी उसी हिसाब से डालते रहते हैं। हर जगह जाएंगे तो उनका परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही वो बात करेंगे। मतलब जैसे वो पॉलिटिक्स में इस बारे में बड़े चालाक होते हैं, जैसे वो किसी भी धर्म के लोगों के ग्रुप में जाएंगे तो उनकी वो समझते हैं कि इन लोगों की परसेप्शन क्या है, वो किस चीजों को मानते हैं, किन किन चीजों को मानते हैं, तो उन्हीं के गॉड का नाम लेंगे। है, जैसे उड़ीसा में मोदी जी जाएंगे तो किसका नाम लेंगे? जय जगन्नाथ जी का लेंगे। है, कहीं और तरफ जाएंगे मथुरा वृंदावन राधे राधे बोलेंगे। तो ये वो उसके गॉड के अकॉर्डिंग जो है उसी के हिसाब से पॉलिटिक्स लोग बात करते हैं, पॉलिटिकल वाले। तो इस प्रकार से एक हिप्नोटाइज का तरीका हो जाता है उन लोगों का बात करने का। अब कोई लेडी है, जैसे मान लीजिए उसकी ग्रोथ में है, उसकी पीआईपी में है ग्रोथ माइंडसेट। कोई लड़की जिसकी ग्रोथ ग्रोथ माइंडसेट वाली है, वो लड़की इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम है, और उसकी शादी हो गई, और मतलब खूब पढ़ी लिखी है, तो शादी हो गई, वो चाहती है कि ग्रोथ करूं, कुछ अपने पढ़ाई करूं, कुछ और आगे बढ़ूं, कुछ बड़ा कुछ काम करके दिखाऊं। लेकिन शादी हो गई तो उसकी सास कहती है भाई अब बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे करो, शादी हुई है तो। अब वो सास की मानती भी है, चलो भाई ग्रोथ माइंडसेट तो उसकी नीड में है ही, लेकिन उसको फिर माननी पड़ती है सास की, पति की बात। तो बच्चा हो जाता है उसको, बच्चा हो जाता है, लेकिन वो है ग्रोथ माइंडसेट की, जॉब पे जाती है, वहां खूब काम करती है, ग्रोथ की उसका नीड है, ग्रोथ तो नीड में ग्रोथ ही ग्रोथ, तो वो काम करती है बेचारी। तो वहां पे खूब अपनी मेहनत कर रही होती है, लेकिन सास फिर सास क्या कहती है, तू अपने बच्चे का ध्यान नहीं कर रही है, तू तो एक अच्छी माँ नहीं है, करियर के पीछे भागे जा रही है, बच्चे का तो ध्यान ही नहीं दे रही है। कुछ दिन में फिर हस्बैंड भी बोलना शुरू कर देगा कि तुम तो ध्यान ही नहीं दे रही हो। तो फिर होता क्या है कि इस तरह से वो बेचारी अपने गिल्ट में आ गई फिर। अब ग्रोथ माइंडसेट की है, इधर बच्चे की माँ बन गई है, तो उसके अंदर एक गिल्ट आ जाता है, और गिल्ट आ करके वो बहुत गिल्ट फील करके कई तरह के पैटर्न अंदर ले आती है। फिर गिल्ट को कैसे कवर करे?
कैसे करे? तो कोई ना कोई आदत डेवलप होने लग जाती है उसकी, या तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ ओवर ईटिंग करने लग जाएगी, ज्यादा चॉकलेट खाने लग जाएगी, या कुछ और डिप्रेशन में चली जाएगी, कहीं ना कहीं ओवर चीज हो जाती है कोई ना कोई। तो उस वो क्योंकि वो जो उसके अंदर जो प्रोजेक्शन हो रहा है ना, वो दूसरे की परसेप्शन का है। तो दूसरे की परसेप्शन का प्रोजेक्शन यदि हम कर लेते हैं, उसी को वैलिडेट कर लेते हैं, तो फिर ये गिल्ट में आ जाते हैं फिर हम लोग। फिर ये जो है सीरियसली, इस बात को सीरियसली ले, जो इसको सीरियसली ले लेता है, वो फिर इस भाव में चला जाता है। उसके अंदर फिर कहीं ना कहीं वो फिजियोलॉजी में दिखती है, फिर वो चीज वो वहां प्रोजेक्ट हो रही होती है, दूसरे की परसेप्शन की बातें। फिर अ, बोला जाता है कि तुम अच्छे नहीं हो, या तुम अच्छे हो, या तुम अच्छा नहीं कर पाओगे। ये जो बातें हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? तो दूसरा की परसेप्शन है ये, जो हमारे अंदर प्रोजेक्ट हो रहा है। तो उनके परसेप्शन के हिसाब से जो बच्चे के लिए ठीक है, वो फिर हम करने लग जाते हैं। पर यहाँ पे हमें क्या सीखना है फिर इस बात से? क्योंकि ये चीज हम पढ़ तो रहे हैं कि भी हम अपनी परसेप्शन के हिसाब से काम करेंगे, और दूसरे की परसेप्शन जब हमारे ऊपर थोपी जाती है, जब वो प्रोजेक्शन हमारे ऊपर किया जाता है, तो उस वक्त सोचने की बात है, यदि उनकी परसेप्शन से हमें कोई लाभ हो रहा है, हमारी लाइफ बेटर हो रही है, या हमारी ग्रोथ हो रही है, तब तो ठीक है, मानी जा सकती है। नहीं तो उसको नहीं मानना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे की परसेप्शन है, दूसरे की परसेप्शन हमारे अंदर प्रोजेक्ट हो रही है। तो जितना भी ये रियलिज्म फाइट हो रहा है, रिलीजियस फाइट, जितना भी रिलीजियस में, रिलीजन में जो फाइट, धर्मों में जो लड़ाई हो रही है, वो सब परसेप्शन है। सब अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से बात कर रहे होते हैं। अगर हम दोनों के परसेप्शन समझ जाएं, तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि मैं जो बोल रहा हूं या जो बोल रही हूँ वो ठीक है, बाकी दुनिया ठीक नहीं है। जब हम ये मानने लग जाते हैं, हमारी ही परसेप्शन को ठीक मानते हैं, तब लड़ाई बढ़ती है, खुद को ठीक प्रूव करने में लोग लग जाते हैं। अब ये इजराइल ईरान की लड़ाई में देख लो, सब अपने अपने परसेप्शन को ठीक मान के लड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी घटना होती है, तो उसमें हमें इस चीज को समझना होगा कि हो क्यों रही है। इस बात को हम समझ पाएंगे, एनएलपी जैसे पढ़ते जाएंगे ना आगे आगे, तो हम इस बात को समझेंगे कि भाई ये हुआ क्यों, किसकी परसेप्शन कहाँ प्रोजेक्ट हुई, और क्या उसका परिणाम निकला। तो हर चीज हमारे लिए केस स्टडी बन सकती है। कोई भी लड़ाई की बारीकी में जब जाके देखेंगे, तो यही मुद्दे मिलेंगे कि ये दूसरे ने अपनी परसेप्शन से बात की थी, और उधर वो मानी नहीं गई, तो कन्फ्लिक्ट हो गया। तो ये होता है। तो इसमें सही में जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें बहुत कुछ पता चलेगा। इसमें हम एक काउंसलिंग करने लायक बनते हैं, केस स्टडी को हम उसका ब्लूप्रिंट निकालने लायक बनते हैं। तो ये हमें इस प्रकार की नॉलेज मिलती है यहाँ से। चलिए, अब आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम, पांचवा फ्रेम, सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम। आपकी टीम हार गई, और आप ये कहते हो कि टीम मेरी वजह से हार गई, घर में झगड़ा हो गया, और आप अपने ऊपर ब्लेम लेते हो कि मैं ही दोषी हूँ। टॉक्सिसिटी चल रही है रिलेशनशिप में, और आप सोचते हो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। कहीं कुछ भी होता है, और उसका ब्लेम आप अपने ऊपर ले लेते हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ, मैं नहीं कर दिया, सारा गलत काम मेरा ही हो गया, जैसे सारी जिम्मेदारी खुद पे लेना, इसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मान बैठते हैं। बट दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है डायनामिक एक्सेप्टेंस। डायनामिक एक्सेप्टेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्लेम लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम नहीं कहलाता है। अब डायनामिक एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, वो समझना है। पैसिव एक्सेप्टेंस, डायनामिक एक्सेप्टेंस क्या है? पैसिव एक्सेप्टेंस। किसी भी सिचुएशन में आप पैसिवली मान लेते हो, तो उसका मतलब पैसिव एक्सेप्टेंस। कोई भी नेगेटिव इवेंट हो रहा है और आप उसको मान रहे हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हो रहा है पैसिव। हस्बैंड वाइफ का में
का रिलेशन में खराबी है, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, हाँ मेरी लाइफ तो ऐसे ही रहेगा, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। हेल्थ में कुछ बिगड़ चुका है, बीपी शुगर एकदम हो रहा है, बढ़ रहा है, और आप मान लेते हो कि मैं तो बीमार हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, कुछ नहीं कर सकते। करियर में बहुत बुरा हाल हो चुका है, एक्सेप्ट कर लिया है, ओके ठीक है, हो चुका है, मेरा तो ऐसे ही रहेगा, मेरी तो हालत ऐसी ही खराब रहेगी, आप मान चुके हैं, एक्सेप्टेंस आ गया, मेरा कंडीशन ऐसा ऐसा ही रहेगा। इसको कहते हैं पैसिव एक्सेप्टेंस। यानी सारी गलत हो रही है, चुपचाप उसको स्वीकार करके बैठ गए। 90% लोग पैसिव एक्सेप्टेंस में रहते हैं। ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम को धीरे धीरे समझते जा रहे हैं कि एक तो होता है पैसिव एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट, आप समझते हो कि एक्सेप्टेंस मान लिया तो हमने जिम्मेदारी मान ली, लेकिन ऐसा नहीं है, आप पैसिवली मान लेते हो। 90% लोग इस बात को मान लेते हैं, दुनिया में जो कुछ हो रहा है मैं ही रीजन हूं, मैं क्या करूं, मान लीजिए ये मान बैठे, तो वो क्या हो गया, पैसिव एक्सेप्टेंस। और लोग इसी को जिम्मेदारी समझ बैठे, मैंने ले ली ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने जिम्मेदारी ले ली ना, जो हो रहा है मैं ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन वो क्या है, पैसिव एक्सेप्टेंस है। लेकिन असल में हम आगे बढ़ेंगे आगे, तो एक्सेप्टेंस प्लस में एक्शन, एक्सेप्ट तो करना ही है जो हो रहा है वो, प्लस में एक्शन क्या लिया, आज जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो गया है वो आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर लेते हो। जब आप लाइफ में इंक्लूड करोगे तो एक क्वेश्चन आएगा, जब आपने जो भी हो रहा है उसको इंक्लूड कर लिया तो एक क्वेश्चन आया, तो सभी आप अनम्यूट करके बोलेंगे अब क्या। क्वेश्चन ये आया, एक्सेप्ट तो कर लिया, इंक्लूड कर लिया, हाँ मेरी लाइफ में ये हो रहा है भाई, मेरे हेल्थ में ये हो रहा है, मेरे रिलेशन में ये हो रहा है, पर उसके बाद आप बोलो अब क्या, इंक्लूड कर अब लिया अब क्या? क्या करूं, अब क्या, क्या? बहुत सारे अब क्या, अब क्या अब क्या? करना है, तो कोई भी लाइफ चीज हो को रहा है लेकिन क्या? अब क्या, उसके बाद क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि हमने एक्सेप्ट तो कर लिया। कोई चीज, किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करो तो आप डिनाइल मोड में हो। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर एक्शन लेना है फिर हमने, और नहीं किया तो आप डिनाइल मोड में हो, आप मना, आप मुकर गए उस चीज से, तब तक आपके अंदर कोई चीज आएगी ही नहीं। आपने डिनाई कर दिया, मेरे जिम्मेदार छोड़ना है, तो डिनाई कर दिया। जब भी आप किसी चीज को इंक्लूड कर दोगे, यस दिस थिंग हैज हैपन टू मी, घटना हुई है मेरे साथ और मैंने इसको मान लिया कि हाँ हुई है भाई, उस जगह में क्या होगा, फिर ये क्वेश्चन खड़ा होगा, भाई हाँ वो तो गई मेरे साथ पर मैं अब क्या करूं। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, दे विल फाइंड डिफरेंट वे। अगर आपका नॉलेज, अगर आपका बैकग्राउंड अगर इतना स्ट्रोंग नहीं है कि सिचुएशन को हैंडल कर ले, देन ही विल गाइड टूवर्ड्स। अगर आपने देखो स्वीकार कर ली है कोई चीज और मन में क्वेश्चन पूछा कि अब क्या, तो मान लीजिए आपके अंदर इतना नॉलेज बैकग्राउंड है, तब तो आप उसको हैंडल करने में लग जाओगे। अगर वो नहीं है तो फिर एक्सेप्टेंस के बाद दूसरा क्या होगा, कि आपको कोई गाइडेंस मिलेगी, किसी कोर्स के रूप में, किसी कोच के रूप में, किसी बुक के रूप में, या किसी प्रकार की मूवी के रूप में, कोई ना कोई यूनिवर्सल गाइडेंस आपको मिलेगी और उस चीज का आंसर मिलेगा। यदि आपने एक्सेप्ट किया, लाइफ में इंक्लूड किया और पूछा आंसर कि अब क्या करूं, हो गया ये मेरे साथ, तो कितने लोगों को समझ में आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज है, कि उसको हम एक्सेप्ट करके एक्शन लेने के लिए तैयार हुए हैं। तो आप वो नेगेटिव सिचुएशन से निकलने के लिए आप जो जो काम करोगे, आप उसको बदलने के लिए जो जो स्टेप उठाओगे, वो एक्सेप्टेंस प्लस एक्शन बनेगा। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि एक्सेप्टेंस तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है एक्सेप्टेंस, मतलब कि एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। अब हेल्थ में गड़बड़ है तो कौन एक्सेप्ट करेगा, भाई खुद को ही करना पड़ेगा। हमारे करियर में, हमारे मनी में, हमारे रिलेशनशिप में गड़बड़ है तो कौन करेगा स्वीकार, हमें ही करना पड़ेगा। तो एक्सेप्टेंस तो यूनिवर्सल है, वो तो आपको करना है। तो एक्शन कैन बी डिफरेंट। हो सकता है कोई पैसा किसी का बर्बाद हो गया तो वो बोलेगा नया बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ भाई, इस बिजनेस में तो नई बात बनी। या हो सकता है कि मैं नई जॉब ढूंढ लूं, या कोई नया कोई बिजनेस और कोई सोच विचार करूं, आइडिया लेके आऊं। तो एक्शन डिफरेंट हो सकता है। अब आप सोचो कि कोई पर्सन किसी अच्छे रिलेशनशिप में है, एक ने धोखा दे दिया, सडनली क्या होगा, कि इस टाइप का मूड आते ही लोग डिनाइल मोड में चले जाते हैं, इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते।
वो सोचे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो ऐसा इंसान नहीं हूँ। यानी उस घटना को एक्सेप्ट नहीं किया, डिनायल मोड में आ गए। मैंने तो अच्छा किया था फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसे सोचते हैं। तो ऐसी बात है, जैसे कोई सांप ने डस लिया, ये क्या क्या हुआ, जैसे सांप ने डस लिया और आप सांप के पीछे दौड़ रहे हो, ये जब डिनायल मोड में आते हैं तब की घटना है ये। तो सांप ने डस लिया, आप सांप के पीछे दौड़ रहे हो और कह रहे हो कि अब भाई तूने मुझे क्यों डस लिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने तो तेरे को कभी मारा भी नहीं, फिर भी मेरे को तूने काट लिया। मतलब क्या फायदा क्या इस चीज का, भाई हॉस्पिटल जाओ इलाज कराओ, सांप के पीछे दौड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो आप करते क्या हो लाइफ में, कई बार इस मोड में चले जाते हो, भी कोई घटना हो गई उसके पीछे पड़े हुए हो, कोई बात तो हो गई ना, एक्सेप्ट इट एंड देन एक्शन, मैंने क्या किया क्यों हुआ। तो ये मोड जो है ना, ये एक्सेप्टेंस का नहीं है। ये एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि एंडोर्समेंट हो, एंड एक्सेप्टेंस मतलब ये नहीं है कि आप फॉरगिव कर दो। फॉरगिव करना, फॉरगेट करना, ये भी तो एक्शन हुआ। फॉरगिव और फॉरगेट करते हो तो उसमें फंस जाते हैं फिर हम। अब आपको फॉरगिव करूं ना करूं तो ये भी एक्शन होगा, एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्ट करूं ये ठीक है, एक्सेप्टेंस होता है कि आपको उस इवेंट का को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना, जो हो चुका वो हो चुका। इसको आप जब तक डिनायल मोड में रहोगे तब तक आपके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन रहेगा। ये समझने की बात है यहाँ पर, कि डिनायल मोड में स्वीकार नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, स्वीकार ही नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ में इंक्लूड ही नहीं कर रहे उस चीज को। तो फिर नेगेटिव वाइब्रेशन रहेगा, नहीं 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 मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब भी इतना होते हैं तो बहुत गाली देते हो, कर्स करते हो कि उसकी लाइफ में ऐसा हो जाए, वो उसकी लाइफ ऐसी हो जाए, उसको कर्स करने लग जाते हैं दूसरे बंदे को। तो ये जो सारा पेन और जो प्रॉब्लम है वो उस पर्सन को नहीं हो रहा है, जिस पर्सन की वजह से आपको कुछ भी धोखा मिला या कुछ भी आपके जीवन में दुर्घटना हुई, अगर आप उसको कर्स करोगे, उसको गालियां पोगोगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मूव ऑन कर चुका है। अगर वो आपका पैसा खा गया तो वो जा चुका है। आप कितना भी कर्ज कर लो, डैमेज आपका ही होना है। यदि आप किसी को अपने लाइफ में इंक्लूड करते हो तो तो आपका नुकसान होता है, आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। बस आपने एक्सेप्ट कर लिया, इंक्लूड कर लिया और एक्शन ठीक लेने का सोच लिया, तो आपको उसमें कुछ ना कुछ ठीक हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया हो, आपके साथ अनफेयर बात हो गई हो, इनजस्टिस हो गया हो, किसी ने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया हो, या आपके साथ ऐसी बात हो गई हो। 90% लोग आके यहाँ पे फंस जाते हैं, कोई भी ऐसी अनवांटेड घटना हो गई और लोग वहां पे 90% फंस गए कि अब मैं क्या करूं। वो अपने आप को कर्ज बेचारा समझेंगे या दूसरे को गालियां बकेंगे, इस मोड में रहेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम। आपकी लाइफ में मान लो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, इस बात को एक्सेप्ट करना है, उसे अपनी लाइफ में इंक्लूड करो कि हाँ ये हो चुका है। और जब एक्सेप्ट करना शुरू हो जाओगे तो फिर आप नया एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे। तो फिर ये होगा एक्सेप्टेंस प्लस एक्शन, ये कुल मिला के बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल जो फ्रेम होता है वो एक्शन प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एक्शन होता है, और ये पूरी तरह से मान लेता है कि मेरे साथ ये हो चुका है, ये मेरे पार्ट ऑफ माई लाइफ है, इस चीज को मैंने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है। बहुत सारे लोग शामिल नहीं कर पाते। तो अब जैसे, और ऐसे ही ऐसा नहीं है कि आप अकेले इस तरह के हो, इस प्रकार की जो बातें हैं हर एक की लाइफ में हो रही हैं। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था, भगत सिंह को फांसी हो गई थी, विवेकानंद जी थे वो भी अनटाइमली चले गए थे। बड़े बड़े लोगों को देख लो, बड़े बड़े महान लोगों के लाइफ में भी कोई ना कोई अनवांटेड घटना हुई है, पर उससे हमें किस प्रकार से एक्सेप्ट करके आगे चलना है। राम जी को वनवास हुआ तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और चले गए, एक्शन लेना। तो शिक्षा तो हमें हर जगह से मिल रही होती है। तो प्रॉब्लम दुख हर व्यक्ति की लाइफ में आता रहता है। अब मान लीजिए एक घटना होती है आपकी लाइफ में, मान लो आप जॉब में हो, आपका प्रमोशन का टाइम आ गया, तो पर आपके कोलीग ने जाके आपके बॉस के कान भर दिए
शिकायतें कर दी, आपका प्रमोशन रुक गया। तो अब आप क्या हो गए फिर, डिनायल उसमें उसमें आ जाते हो, फ्रेम में आ जाते हो भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं, मैंने तो हमेशा अच्छा काम किया है। रोने ही बैठ जाते हो इस बात के लिए। तो पर करना क्या है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट किया कि प्रमोशन नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस यही तो करना है कि प्रमोशन नहीं हुआ। अब एक्शन क्या लेना है, आप देखो कि आपने जॉब छोड़नी है, एक्शन यही होगा। प्रमोशन नहीं हुआ, आपको दुख हो रहा है, वहां नहीं काम कर पा रहे हो, या तो जॉब छोड़ोगे, या दूसरी जॉब के सर्च करोगे, या दूसरा बिजनेस करोगे, या बॉस से बात करोगे, या बॉस के ऊपर कोई बॉस है तो उसको बात करोगे। तो इस तरह से आपने एक्शन लिया, तब बना जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री। कभी कभी भगवान जो है अच्छे के लिए ऐसे सरकमस्टांस देते हैं। नीडी लोगों को कुछ नहीं मिलता, उन्हें तो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे आप मन जाते हैं ना कहीं चौरा गाड़ी पे जाते हैं, चौराहे पे कोई पेन वैन बेचने के लिए वो खड़े होते हैं बच्चे से, हैं वो भीख का एक भीख का दूसरा रूप हो गया, अभी वो पेन बेचते हैं वहां पे बेचारे कुछ ना कुछ बच्चे। तो उसको भी फिर हम वो बार्गेनिंग करते हैं उससे भी, एक 10 रुपए के पेन के पीछे भी हम कहते हैं नहीं नहीं महंगा है, यानी नीडी है वो बच्चा, उसके लिए भी फिर हम इस प्रकार से बातें कर सकते हैं। तो नीडी लोगों को कुछ एक्सप्लॉइटेशन मिलता है, तो नीडी नहीं बनना है, आपको एक्सेप्ट करके एक्शन लेकर के फिर काम करना है। आप गिड़गिड़ाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे ख्याल से क्लियर है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम क्या है, एक्सेप्ट एंड एक्शन। ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, लाइफ की कोई सिचुएशन जिसमें पेन हो रहा है, हर्ट हो रहा है, आप निकल नहीं पा रहे हो, क्वेश्चन पूछना अपने आप से, एक क्वेश्चन पूछना है जिससे आप हर्ट होकर के निकल ही नहीं पा रहे, ऐसी सिचुएशन आ गई, तो आप क्या पूछोगे, कैन आई एक्सेप्ट इट। आंख बंद करके कैन आई एक्सेप्ट इट, कोई भी घटना है जो आपके जीवन में बड़ी ही आपको परेशान कर रही है, आंख बंद करके कैन आई एक्सेप्ट इट। नहीं ऐसा। कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर, आंखें बंद करो, सबकॉन्शियस माइंड में क्वेश्चन डाल दो, कैन आई एक्सेप्ट इट। तो अब आंखें खोलो और बताओ कि भी कितने लोगों के माइंड में आया यस, किस किस के माइंड में आया यस, कि आपने एक्सेप्ट किया उस चीज को, यस। जिसके माइंड में यस आया है, थोड़ा रिलीफ जरूर महसूस हुआ होगा कि हाँ अब मैं इसको एक्शन लेकर के ठीक करूंगी। तो अब मैं जितनी ज्यादा आपकी एक्सेप्टेंस होगी उतनी जल्दी उससे आप इसको ठीक कर पाएंगे एक्शन लेकर के। तो ये जरूर है, फॉरगेट फॉरगिव में नहीं जाना, कभी भी एक्सेप्ट ही करना है और उसमें एक्शन लेना है। तो अब फिर मान लीजिए कोई ऐसी बहुत ही बड़ी घटना हो गई है जो एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है, तो फिर उसको आप पार्शियली एक्सेप्ट करके देखेंगे फिर, क्योंकि सब तरह की बातें जीवन में आएंगी। तो कोई ऐसी बात आ गई कि जो 100% तो स्वीकार ही नहीं हो रही है, फिर हम क्या करेंगे, क्या उसको 50% एक्सेप्ट कर सकते हैं, या 40% कर सकते हैं। साथ में एक क्वेश्चन और पूछे, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, कारण देखो फिर उस चीज का। तो इस पोजीशन को, इस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन सी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है जीवन में, तो वो घटना हो गई, अगर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूं तो फिर कौन सी प्रॉब्लम हल होएगी, हल तो नहीं होएगी ना, प्रॉब्लम तो ऐसी कैसी खड़ी है। कौन से पर्पज को सोल्व कर पा रहे हैं हम, बाय नॉन एक्सेप्टिंग द सिचुएशन। तो क्या इस बात से कोई हेल्प हो रही है, क्या मैं दुनिया से रिवेंज लेने के लिए आई हूँ, क्या मैं रिवेंज लेने का सोच रही हूँ, क्या इसका इफेक्ट उस दूसरे व्यक्ति को हो रहा है जिसकी वजह से ये जीवन में संकट आया मेरे, क्या हो रहा है क्या उसको इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन पूछने के बाद फिर आंसर आए, फिर भी नो आंसर आए, यानी रिजिडनेस घर कर गया, फिर आपके अंदर आ गया रिजिडनेस, कि आप किसी भी तरह से उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, नो आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट, आप पार्शियली भी नहीं कर पा रहे हो, किसी तरह नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आ गया रिजिडनेस। और रिजिडनेस आने के बाद कैन आई एक्सेप्ट दैट आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट, फिर एक क्वेश्चन और पूछो, कैन आई एक्सेप्ट दैट आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट, क्या मैं इस बात को एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो
ना नॉन एक्सेप्टेंस को ही एक्सेप्ट कर लो। अगर आपके साथ रिपीटेडली चीट हुआ है तो कोई एक्शन लो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में इतना कर कर चुका है कि मैं इसको वार्निंग दूं या उससे बाउंड्री क्रिएट कर लूं। बिल्कुल बाउंड्री क्रिएट कर लेनी है ऐसे इंसान से। एक्शन लो, वरना वो गलत चीज हो जाएगी बिना एक्शन लिए। तो एक्शन जरूर लेना पड़ेगा। बार बार चीटिंग है तो एक्शन लेना ही होगा। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। बार बार ऐसा हो रहा है तो उसके प्रति एक्शन जरूरी हो गया है, तो जाके एक्शन लेना पड़ेगा। ये टफ तो है, लेकिन इसी से जीवन बेटर बनेगा। उसको दुख में जाकर के बेटर नहीं बन सकता। आपके माइंड में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो तभी जाके खत्म होगा जब कोई एक्शन लिया जाएगा। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज है। मान लो आपके फ्रेंड ने गाड़ी खरीद ली, पड़ोस में है, और आपको उसकी जो सक्सेस है बर्दाश्त नहीं हो रही है, फील हो रही है, जेलस फील हो रहा है, तो जेलसी हो गई। और यदि एक्सेप्ट कर लिया तो इंस्पिरेशन हो गया। नॉन एक्सेप्टेंस से क्या हुआ? जेलसी। और एक्सेप्ट करने से इंस्पिरेशन। ऐसे ही दूसरों की ग्रोथ में अगर आप जलते हो तो नेगेटिव बात हो गई। यदि एक्सेप्ट करते हो तो आप इंस्पायर हो गए, आप ज्यादा पावरफुल बनते हो। इसी तरह फियर और एडवेंचर भी सेम बात है। यदि आपने अ, कोई सोचा हुआ है पैराग्लाइडिंग करने का, जंपिंग वंपिंग करने का, तो जब तक आप सोच रहे हो भी करना है तो कैसे करूं कैसे करूं, तो डर है तब तक। तो यदि कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो बन गया एडवेंचर। तो रिवेंज और फॉरगिवनेस भी क्या है? ये भी एक्सेप्टेंस है। जब तक एक्सेप्ट नहीं किया तो वो इवेंट रिवेंज है आपके लिए। एक्सेप्ट कर लिया तो बन गया फॉरगिवनेस। तो कोई भी सिचुएशन आए, नेचुरल फ्रेम में हो। यानी अब आपने क्या करना है आगे से ना, अपने आप को आपने जज भी करते जाना है। जैसे जैसे आप सीखते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, तो कोई भी सिचुएशन आए तो नेचुरल फ्रेम में आप रहेंगे। मानो ट्रैफिक में जा रहे हो, कोई गलत चल रहा है, तो क्या आप उसे गाली देने लगोगे? कॉज एंड इफेक्ट में आएंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में आएंगे? मतलब कि या तो मेंटेन करेंगे, एक्सेप्ट करके उस चीज को मेंटेन करेंगे, इंटीग्रेशन टेक्निक अपनाएंगे, सिचुएशन के फ्रेम को देखेंगे, फिर एक्सक्यूज फ्रेम में है, कॉज एंड इफेक्ट में। एक तो वो था ना, एक्सक्यूज क्या था? एक्सेप्ट एंड एक्सक्यूज था, रिजल्ट एंड एक्सक्यूज था। रिजल्ट एंड एक्सक्यूज फ्रेम में आएंगे। रिजल्ट एंड एक्सक्यूज का। हाँ, रिजल्ट एंड एक्सक्यूज फ्रेम में आएंगे। क्या कॉज एंड इफेक्ट में आएंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएंगे? आप कौन से फ्रेम में आ जाते हो समझ करके? ये आपने देखता है कि रिजल्ट, रियलिटी एंड रिजल्ट। क्योंकि एनएलपी जो है हमेशा हमें सिखाएगा रियलिटी एंड रिजल्ट। या तो रिजल्ट आए या रियलिटी का पता लगाओ क्या है। अब कई एग्जाम्पल्स हैं इसमें बिना, क्योंकि एग्जाम्पल्स के आधार पे ही हमें समझ में आता है। जैसे कोई स्टाफ मेंबर है, गलत ढंग से काम कर रहा है, और आप उसको चिल्लाते जा रहे हो हैं, और बार बार कंप्लेन करते जा रहे हो कि अच्छा स्टाफ नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, तो फिर कौन से फ्रेम में जा रहे हो? कंप्लेनिंग फ्रेम में जा रहे हो या उसमें जा रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट में जा रहे हो? अगेन यू आर गोइंग फर्स्ट टू फ्रेम है ना, एक तो कॉज एंड जी। इफेक्ट था, और एक वो दूसरा था। रिजल्ट वर्सेस एक्सेसेस। हाँ, रिजल्ट वजह एक्सक्यूज में जा रहे हो बस। तो जस्टिफिकेशन दे रहे हो कभी, या फिर ब्लेम कर रहे हो। तो दो फ्रेम जो नेगेटिव है उनमें चले जाते हो। वो उनको नोटिस करना है। कहीं उनमें तो नहीं जा रहे कहीं भी आप। यानी कोई भी काम हो गया, जस्टिफिकेशन दे रहे हो, एक्सक्यूज दे रहे हो, या फिर कोज एंड इफेक्ट दे रहे हो, वो नहीं करना है। आप अब क्या हो जाएगा कि आप अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में आ जाओगे। अगर आपको ये समझ में आ गया अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम क्या है, तो उसमें समझ में हम आ जाएंगे और वो कर लेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, ये समझ में आ गया अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में? अभी आप घर में बैठे हो, यू आर नॉट फीलिंग वेल, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा मूड खराब है। वेरी गुड। अब सोचो क्या एक्सक्यूज दोगे?
एक्सक्यूज दोगे कि नहीं? ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा? कैसे होगा? हमारे जो मूड खराब है, क्या करोगे? या तो एक्सक्यूज दोगे कोई ना कोई, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में जाओगे? क्या करोगे? चलो भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हाँ, जाएंगे। मूड ठीक करने के लिए सोचोगे क्या करना है। चलो भाई, कहीं हम्म। घूम के आते हैं, किसी दोस्त से बात करने जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, मंदिर। टीवी ऑन कर लेते हैं मैम। जो भी जो भी आपको जितनी गुड फील होए, हाँ, यानी ये एक्सेप्ट पहले कर लिया सीन कि आज देखिए। मूड खराब है भाई, क्या क्या करें? चलो भाई, कहीं हम्म। घुमाते हैं भाई, हैं? और मैम अपनी पसंद, जैसे अपने को कुछ खाना बहुत अच्छा लगता है तो अपन उस बनाने में बिजी हो जाएंगे और उसको खाएंगे। चेंज हो जाएगा, है ना? तो फिर या क्या फिर होगा? बॉडी अपनी माइंड और सेम। अगर हम्म, आपने वो चेंज कर दिया, माइंड को चेंज कर दिया, तो बॉडी भी चेंज हो जाएगी। तो अब ये है कि इन फ्रेम्स पे काम करके आप अपने लाइफ का बहुत सा पार्ट ठीक कर सकते हो। तो किस किस को समझ में आया कि ये ठीक चल रहा है? ये नॉलेज जो है हमारे लिए जरूरी है, और ये ठीक चल रहा है। ठीक है। बहुत अच्छी। तो अब आपको कौन से फ्रेम का यूज करना है, कैसे करना है, ये आपने खुद सोचना है, खुद डिसाइड करना है। मैम आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में जो आपने लास्ट में तीन चार चीजें बताई थी ना, हाँ वो मुझे एक बार और लिखनी है, तो वो मैं वीडियो में से देख लूंगी, कोई हाँ, बात वीडियो में से देख सकते हो। नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक। फिर मैं अभी वीडियो भेज दूंगी बना के। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। फिर थैंक यू मैम। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू ओके, थैंक यू। बाय, नमस्ते। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था। बाय। थैंक बाय। यू।